काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, ठीक है, जो स्टडी करना है। अब कोई भी थियरी है, उस थियरी में क्या होते हैं, सबसे पहले ना हाइपोथेसिस होते हैं। हाइपोथेसिस मतलब बेसिकली क्या बोल सकते हो, असम्पशन, जो हम सिंपल मान के चले। लास्ट क्लास में वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ, जैसे याद हो तो इस रूम को अगर वेसल मान लो, तो जो एयर है वो क्या अपनी गैस है, ये एयर इस वेसल पे वॉल पे क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। तो प्रेशर किसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन होते हैं। मॉलिक्यूल जैसे आपने कोलाइड हो जाते हैं, कोलिजन, हर जगह कोलिजन होते हैं, बहुत सारे कोलिजन होते हैं। तो कोलिजन की वजह से क्या लगता है, प्रेशर। अब सिंपलिसिटी के लिए वो कोलिजन हम कौन से माने, इनइलास्टिक या इलास्टिक, इलास्टिक। तो क्या अपना स्टडी क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, अजम्पशंस होते हैं कि भाई कोलिजन होगा, वो क्या मान के चलेंगे हम, क्या है, इलास्टिक। तो ऐसे कुछ अजम्पशंस है, हाइपोथेसिस है, ये क्या कहते हैं 6-7 है, वो मैं बता देता हूँ। अभी से नोट मैं बोल दूंगा, अपने पेज छोड़ देना, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है, पर ये वाला खास लिखना थियरी, ये ना स्कूल के एग्जाम में ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अजम्पशन या हाइपोथेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। तो क्या हमें पॉइंट्स लिखने आने चाहिए, ठीक है। तो पहले है ना वो हाइपोथेसिस बता देता हूँ, ठीक है, अभी लिखना मत। पहला जो है, पहला हाइपोथेसिस क्या मान सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है कैसा शेप में लेके चलूं उनका, मॉलिक्यूल्स को क्या मान के चले, स्फीयर मान के चले, सबसे सिंपल है। तो ऐसा मान के चलेंगे हम कि मॉलिक्यूल्स जो क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल। दूसरा हम क्या मान सकते हैं, मॉलिक्यूल की साइज और ये वेसल अपना जो कंटेनर है उसकी साइज के कंपैरिजन के बारे में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल का जो साइज होगा और पूरे वेसल का जो साइज होगा, क्या बोल सकते हैं उन दोनों के बारे में, कंपेरेबल है या नेग्लिजिबल। मॉलिक्यूल साइज क्या है, नेग्लिजिबल, एकदम नेग्लिजिबल, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो वो भी मान सकते हैं। तो मॉलिक्यूल की जो साइज है, मॉलिक्यूलर साइज, वो हम क्या मान के चलेंगे, वो क्या है, नेग्लिजिबल, ठीक है। बाद में जो मोशन होगा, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा, जैसे इस वेसल में मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि मॉलिक्यूल्स है ना बहुत सारे, 100-200 नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होता है, मोशन जो है वो हमें कैसा मिलता है, सिस्टमेटिक मिलता है, रैंडम मिलता है। क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स है, अपने रूम में कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मोशन क्या होता है उनका, रैंडम मोशन, ठीक है। तो जो मोशन है वो क्या होगा, रैंडम मोशन होगा, ठीक है। बाद में कोलिजन जो होंगे, अभी हमने डिस्कस किया, कोलिजन कौन से मान के चलेंगे, इलास्टिक। जो कोलिजन होने वाले हैं वो क्या होंगे, इलास्टिक कोलिजन होंगे, ठीक है। बाद में एक और पार्ट हमने डिस्कस किया था कि ये जो कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में भी क्या लगता है, फोर्स लगता है, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वंडरवाल फोर्स भी बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। वो फोर्सेस भी है ना बिहेवियर को असर करते हैं, उससे इक्वेशंस क्या कॉम्प्लिकेटेड, स्टडी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हम क्या मान के चलेंगे, ऐसा कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, तो उनके बीच में फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, ठीक है, ऐसे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स लग रहा है वॉल पे पोजीशन की वजह, ठीक है। और हमें इक्वेशंस लगानी है, हमें इसको सॉल्व करना है, आज हम डिराइवेशन करेंगे। तो क्या मान के चलेंगे, इधर वो F इक्वल टू ma, P इक्वल टू F बाई प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मोमेंटम की इक्वेशन वो सब लगा सकते हो। मतलब बेसिकली क्या लगा सकते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो यहाँ पे लग सकते, वो भी हम मान के चलेंगे कि भाई मॉलिक्यूल ओबे
न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये सबसे हाइपोथेसिस अजम्पशन, ये स्कूल के एग्जाम में आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि भाई ये लिखो, तो मैं क्या है ये लिखती हूँ, ठीक है। तो मैं नोट्स दे दूंगा, उसमें पूरा लिखा होगा, ठीक है। तो एक साइड इसके लिए छोड़ देना, ठीक है। जैसे 6-7 अजम्पशन है, तो एक साइड इसके लिए छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसका डिराइवेशन जो एक्चुअल में थियरी है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, वो थियरी हमें स्टडी करनी है, ठीक है। डिराइवेशन है, ये पूरा जो डिराइवेशन है, फॉर्मूला आएगा, ठीक है, फॉर्मूला आएगा, वो हमें डिराइव करना है। तो डिराइवेशन 3-4 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि बड़ा है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, या डिराइव प्रेशर निकालेंगे, डिराइव प्रेशर यूजिंग काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो वो पूरा डिराइवेशन है, समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक है, इजी है, ठीक है। ध्यान देना, लिखना कुछ मतलब, ठीक है। इसमें बता दूंगा कितने पेज खोलना है, क्या है वो। पहले तो मान लेते हैं कि ये वेसल है, ऐसे क्यूबिकल वेसल ले लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस बना देते हैं, वाई एक्सिस, ये जेड, ठीक है। जैसे कि ये वेसल है और इसके अंदर क्या है, गैस, ठीक, बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस। और ये गैसेस क्या करेगी, कितने वॉल्स है इसमें, कितने वॉल्स है, 6 वॉल्स है ना, 6 फेसेस हैं, 6 वॉल्स है। तो 6 सभी वॉल्स के साथ क्या कोलिजन होगा और क्या लगेगा, प्रेशर होगा। तो मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल कर लेते हैं और कोई भी एक वॉल लेते हैं, ठीक है, उसको उस तरह से सिंपल सी ये वाली वॉल लेते हैं, ये वाली। मान लेते हैं अंदर एक मॉलिक्यूल है, स्फीयर है, ये मॉलिक्यूल का मास m ले लेते हैं, स्मॉल m, ये मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, इस वॉल के साथ कोलाइड होके क्या रिबाउंड होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये जिस वेलोसिटी से आ रहा है उसको vi लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, रिबाउंड होके इधर जाएगा, क्या लिख लेते हैं, vf, ठीक है। तो vi को क्या लिख सकता हूं मैं, ये 3D में रैंडम मोशन है, तो vi में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, याद है, वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप, तीनों 3 पार्ट आते हैं। तो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी में भी तीनों 3 आएगा, पर इसमें ना ध्यान देना, हमने बताया था कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक। मुझे इसमें बताओ, ये 3 कंपोनेंट है, इस वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्या लगता है कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, एक ही कंपोनेंट चेंज होगा, कौन सा चेंज होगा, एग्जाम्पल इसमें इधर बताना है। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जो वॉल है अपनी वो ये वाली वॉल, मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, पकड़ा कैसे जा रहा है, कौन से पार्ट में चेंज हुआ है, कौन से पार्ट में, एक्स एक्सिस है ना, अगर मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, इधर जा रहा है, तो कौन सा एक पार्ट में क्या है ना, कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है, एक्स, ठीक है। ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल है, और इलास्टिक है, तो मुझे बताओ अगर वी स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से रिबाउंड होगा, माइनस इस तरफ जा रहा है, चेंज हो, और वी वाई वी जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। इस वॉल में अगर देखें, सपोज मैं ये वाली वॉल लूँ तो कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, तो इसमें एक्स कंपोनेंट चेंज हुआ, ये वाला वॉल में तो वाई कंपोनेंट चेंज हुआ, ठीक है ना। तो वॉल पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम भी क्या होता है, चेंज होता है। मोमेंटम को कैसे ऐसे लिख सकते हैं, एम डेल्टा पी, तो डेल्टा पी इक्वल टू एम, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, वी एस माइनस वी आई, तो कितना होगा, दिस माइनस दिस, हम अंदर कर सकते हैं, दिस माइनस ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, माइनस 2वी एक्स आई कैप, कितना हो गया, माइनस 2 एम वी एक्स आई। ये चेंज इन मोमेंटम हमें मिला, तो ये किसका मिला, मॉलिक्यूल। मुझे किसमें इंटरेस्ट है, वॉल में, कि वॉल को क्या असर होगा, बता सकते हो वॉल को कितना फर्क पड़ेगा, वॉल में कितना चेंज होगा, मॉलिक्यूल में इतना हो रहा है, वॉल में कितना होगा,
उतना ही प्लस हो जाएगा। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गलत नहीं है, बोल सकते तो बेसिक सबसे पहले न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। मॉलिक्यूल पे तो एक्शन लग रहा है, इस पे क्या लगेगा? रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसमें निकाला हमने मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम चेंज हुआ वो तो किसका? सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वजह से। मुझे कितने सारे मॉलिक्यूल, तो सारे मॉलिक्यूल्स को मुझे स्टडी करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन टोटल वॉल्यूम, उसको मैं स्मॉल एन ले लेता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं स्मॉल एन। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैपिटल एन ले लेते हैं, तो किसके बराबर होगा? एन इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इधर इसका क्रॉस सेक्शन है, इस वॉल का एरिया, इसका एरिया ए ले लेते हैं इंटू ये लेंथ मुझे निकालनी है। तो लेंथ है वो कैसे निकालते हैं? इधर से कोलाइड हुआ, इधर बाजू दूसरा कोलिजन होने में मान लो डेल्टा टी टाइम लगा, ठीक है, इधर से इधर पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लगा। तो लेंथ कितनी होगी? एक वॉल से दूसरे वॉल पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लगा, स्पीड हमें पता है, तो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, वो क्या दे देगा हमें? डिस्टेंस, लेंथ दे देगा। तो लेंथ हम कैसे लिख सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम। पर कौन सी स्पीड? एक्स, जिससे एक्स कंपोनेंट अपना चेंज हुआ, उसकी वजह से वो दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल की वजह से चेंज आ रहा है, मुझे टोटल चेंज चाहिए, टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो क्या होगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो क्या था? एक मॉलिक्यूल का था, टोटल मॉलिक्यूल जितने, तो टोटल चेंज कितना? दो। टोटल चेंज कितना? एक मॉलिक्यूल की वजह से इतना है, मुझे 10 मॉलिक्यूल की वजह से, तो क्या इंटू 10, इतना मॉलिक्यूल है, क्या करो? इंटू दिस। तो टोटल चेंज कितना होगा? दिस इंटू दिस, तो 2mvx इंटू navx डेल्टा टी। अब इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है ना, डिवाइड बाई 2x करना पड़ता है, डिवाइड बाई 2 क्यों करना पड़ता है? ये जो टोटल मॉलिक्यूल्स ली है ये हर जगह, तो सिमेट्री से हम क्या अज्यूम करते हैं? जितने मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहे हैं उतने उस तरफ जा रहे हैं, मतलब एक वॉल पे कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं इसके, तो इधर क्या डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है। तो टोटल चेंज तो कितना आया? m(n)a(vx)² डेल्टा, ठीक है। अब इतना पार्ट चलो सिस्टमैटिकली स्टडी किया, अब थोड़ी मुझे हेल्प कर सकते हो, मुझे जब वो फोर्स निकालना, कैसे निकालोगे? अब थोड़ा आइडिया लगना चाहिए, मुझे फोर्स निकालना, ये न्यूटन लॉ ही लगा रहे हैं सब, क्या न्यूटन लॉ ही तो है, इधर ये थर्ड लॉ लगा, डेल्टा पी है, एफ इक्वल टू क्या होता है? सिर्फ एम ए थोड़ी होता है, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को इधर लेके आओ, तो एफ इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को यहाँ पे लेके आए तो क्या क्या है? m(n)a(vx)²। अब मुझे प्रेशर चाहिए, क्या होता है? एफ बाई ए को यहाँ पे लेके आओ, तो क्या है प्रेशर का फॉर्मूला? mn(vx)², ठीक है ना। प्रेशर क्या है? mn(vx)², ठीक है। अब बस अब एक दो स्टेप्स ही है, ये तो vx है, वैसे ही y में हो सकता है, वैसे ही z में हो सकता है, ठीक है। तो हमने जो वेलोसिटी ली थी, मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल की स्पीड v है, तो v को क्या लिख सकते हो? √vx² प्लस vy² प्लस z, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, मोशन रैंडम है, सिमेट्रिक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? vx, vy, vz ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स का लोगे ना, ऑलमोस्ट सबका क्या हो जाता है? सेम, मतलब vx, vy, vz क्या होता है? सेम। और कंडीशन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो vx, vy, vz सबको क्या कर सकते हो? सेम कर सकते हो। तो इधर में क्या लिख सकते हैं?
ये सब सेम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3vx सब इक्वल क्या लिख सकते हैं 3vx² अंडर रूट यहाँ पे लेके जाओ तो क्या हो जाएगा v²। तो vx² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v²/3। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा अपना प्रेशर का फॉर्मूला क्या गया प्रेशर P इक्वल टू mn v²/3 इक्वल टू mn v²/3। अब ये जो v है वो किसकी स्पीड है मॉलिक्यूल की स्पीड है। हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड क्या लगता है सेम होगी या अलग होगी। हमने एक मॉलिक्यूल का स्टडी किया हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड अलग होगी या सेम होगी। जो मार्क्स आते हैं सबसे सेम मार्क्स आते हैं पढ़ाई सेम करते हो क्योंकि ज्यादा आते हैं किसी कम आते हैं मॉलिक्यूल की स्पीड भी क्या होती है ऐसी होती है किसी ज्यादा होती है कम होती है ठीक है। तो क्या करते हैं सपोज इतने सारे मार्क्स आ रहे हैं ठीक है। अब मेरा काम है मुझे ना सिर्फ एक ही सिंगल मार्क चाहिए मुझे सिंगल मार्क चाहिए सबके फिजिक्स में मार्क्स आ रहे हैं कम आ रहे पर आ रहे तो मुझे एक ही मार्क्स चाहिए। अब डिपेंड करेगा मेरा यूज किया सपोज मुझे पब्लिसिटी करनी है तो मैं कौन सा मार्क्स पब्लिश करूँ हाईएस्ट मार्क्स ऑब्वियसली ठीक है कि मैं लोएस्ट मार्क्स क्यों लिखूंगा हाईएस्ट मार्क्स लिखूंगा ठीक है। सपोज मुझे मेरे लिए स्टडी करना कि भाई मेरे स्टूडेंट्स कितने मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस है तो मैं क्या करूँ एवरेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट है सबके मार्क्स मैंने ऐड कर दिए डिवाइड बाय 20 वो क्या मिलता है एवरेज ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी टाइप की वैल्यूज आती है कुछ जगह जैसे इसमें हम देखें मॉलिक्यूल्स में कितनी सारी स्पीड है सबकी तो अलग अलग वेलोसिटीज है। मैं वेलोसिटी का अगर एवरेज लेने जाऊँ एक पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है दूसरे पार्टिकल की इधर है तीसरे की इधर है फोर्थ की इधर है तो प्रॉब्लम क्या होगा एक वेलोसिटी प्लस में है तो दूसरी किस में आ जाती है माइनस में क्या हो जाएगा एवरेज 0 हो जाता है एवरेज क्या हो जाता है 0। इधर स्क्वायर का टर्म है तो एक और टाइप का एवरेज आता है जिसको कहते हैं हम रूट मीन स्क्वायर। क्या कहते हैं रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं सपोज पहली स्पीड v1 है दूसरी v2 है तीसरी ऐसे स्पीड है क्या करो स्क्वायर का एवरेज लो मतलब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर v4 स्क्वायर स्क्वायर को ऐड करो डिवाइड बाय n जितने भी नंबर है और फाइनली क्या कर दो अंडर रूट। तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमने क्या निकाला रूट मीन स्क्वायर क्या निकाला रूट मीन स्क्वायर। तो हम इधर एवरेज एक तरह का एवरेज होता है पर अलग टाइप का होता है तो इधर हम v है ना हर एक का अगर काउंट करें तो v को ना यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता है ये v मैंने कौन सा लिया है RMS क्या है RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर कौन सी स्पीड लिया मैंने रूट मीन स्क्वायर। और रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं स्क्वायर का एवरेज लो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर सबका एवरेज लो डिवाइड बाय n और फाइनली क्या करना है इसको 12 में बहुत डिटेल में चलेगा। अभी के लिए बस ये इंफॉर्मेशन ठीक है। तो ये अपना पहला फॉर्मूला है तुम्हें अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखने तो यहाँ पे साइड पे ना फॉर्मूला लिख लेता जो अभी हम प्रॉब्लम्स में काम किया ठीक है। इसका पूरा डिराइवेशन में पेश हमने किया है ठीक है थियरी वाला पार्ट ठीक है। तो ये अपना एक पहला फॉर्मूला है P इक्वल टू mn VRMS स्क्वायर बाय 3 ठीक है। मीनिंग पता होना चाहिए P तो प्रेशर है m किसका मास है गैस का मास है या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास m के इधर स्मॉल है नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब इसको क्या कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है। तो स्मॉल एन ध्यान रखना क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ठीक है। तो इसको और थोड़ा स्टडी करते हैं इसके बाद फॉर्मूला जब बना स्मॉल एन को ऐसा ही रखते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये मास ऑफ मॉलिक्यूल ये क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका मतलब समझा सकते
ये एक मॉलिक्यूल का मास, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या होता है सबका मास हो गया, टोटल मास हो गया, मतलब ये क्या हो जाता है मास ऑफ गैस, तो पूरी गैस का मास तुमने निकाल दिया तो उसको कैपिटल एम ले दो, ठीक। कैपिटल एम क्या है मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस अपन वॉल्यूम डेंसिटी, तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं रो VRMS² बाय ये फॉर्मूला जो हमें काम है, ठीक। प्रेशर निकाल सकते हैं इधर P इक्वल टू रो VRMS² बाय ये एक और फॉर्मूला, ठीक। ये पूरी थियरी है काइनेटिक थियरी। काइनेटिक थियरी का क्या काम है, क्या निकाल सकते हैं उससे प्रेशर निकाल, ठीक है। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें, प्रैक्टिकली प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं होती, प्रेशर इजीली मेजर कर सकते हैं। तो एक वेसल है, ठीक है, वेसल में तुम्हें गैस का प्रेशर निकालना हो, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में डिवाइस स्टडी किया था मैनोमीटर, तो मैनोमीटर से हम इजीली प्रेशर निकाल सकते हैं, तो प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी भी हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम मास वो सब पता होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्या निकालने के लिए काम आता है VRMS, हम मॉलिक्यूल्स को देख थोड़ी सकते हैं कि उसकी स्पीड निकालना, तो ये जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में किसके लिए काम आता है VRMS निकालने। तो आज हम मेजोरिटी जो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं वो कौन से करेंगे VRMS स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पार्ट में भी बोर्ड में तो है इसके क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव पार्ट में VRMS के क्वेश्चन आते हैं स्पीड निकालो, तो VRMS को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मुझे VRMS चाहिए, क्या लिख सकते हैं 3P/2 क्या जाएगा अंडर, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला आ गया अपना VRMS क्या होता है √3P/, एक और फॉर्मूला कैलकुलेशन में काम, ठीक है। कल हमने ये गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन देखी थी, PV = nRT तो था ही, तो एक और फॉर्म भी देखा था P = ρ, तो P/ρ को क्या लिख सकते हैं, P/ρ को क्या लिख सकते हैं RT/m0, तो VRMS का एक और फॉर्मूला क्या होता है 3RT/m, ठीक। VRMS ये एक और फॉर्मूला, कैलकुलेशन प्रॉब्लम करेंगे ना ये सभी काम आने वाले, ये तो डिराइवेशन हम जरूर 3RT, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मेजॉरिटी प्रॉब्लम में, ठीक है। बस एक और पार्ट स्टडी करना है, एक और पार्ट करना प्रॉब्लम से आ सकते हैं, इसका एक और फॉर्म देखो क्या है M0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, तो उसमें क्या लिख सकता हूँ मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू गैस, तो क्या देगा हमें मॉलिक्यूलर मास देगा, तो VRMS इक्वल टू √3RT अपॉन MNA, R/NA क्या होता है यार, क्या होता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसका एक और फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला Kp/mol, तो VRMS का तीसरा फॉर्मूला क्या था Kp/mol, तो इसमें ये फॉर्मूला है। आज जो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ना वो इस पे करेंगे, ठीक है, ये मैं साइड पे लिख के रखूंगा, ठीक। पर इसका ये डिराइवेशन जो है वो बोर्ड में स्कूल में आ सकता है, इंटरनेट का सकता है, बड़ा डिराइवेशन तो एकदम सिंपल है, बेसिक से ही स्टार्ट किया इजीली कर सकते हो, बस वो स्टेटमेंट डालना है वो नोट्स में देख दूंगा, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना वो पता होना चाहिए, सपोज प्रेशर डेंसिटी ऐसा कुछ दिया हो मैं यूज करूँ, टेम्परेचर, पूरी गैस का मास दिया हो मॉलिक्यूलर मास, तो ये अगर मॉलिक्यूल का मास दिया हो स्मॉल है, और ये जो फॉर्मूला है उसको क्या निकालने के लिए काम आएगा, प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम है कि वो क्या है इस पे मैं सॉल्व कर, ठीक है, और ये क्या था अपना डिराइवेशन, ओके। लिखना बस यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड पे डायरेक्ट के क्वेश्चन करते हैं, टोटल कितने पेज छोड़ने हैं, शुरुआत में जो असम्पशन लिखवाया मैंने उसके लिए साइड छोड़ दो, और जो डिराइवेशन है ना
उसके लिए तुम्हारी हैंड राइटिंग पे थोड़ी बड़ी हैंड राइटिंग है तो 5 साइड छोड़ना, छोटी हैंड राइटिंग है तो 4 में आ जाए, ठीक है। तो अब तुम्हारी हैंड राइटिंग पे मतलब ओवरऑल 5 से 6 साइड छोड़नी है, ओवरऑल टोटल 5 से 6 साइड छोड़ दो। ठीक है, इसके बेस पे पहले कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, बाद में कॉम्पिटिटिव पार्ट में भी कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं वो बता देता हूँ। वो मॉड्यूल लाए तो बोला था लाने के लिए, उसमें से भी कौन सा टिक करवाऊंगा, वो प्रॉब्लम पहले में कर सकते हो। मैं अभी जो टिक करवाऊंगा मैं बोर्ड लेवल पे ही करवा रहा हूँ, स्कूल के एग्जाम में क्या है वो काम आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यू में या क्वेश्चन में सर्विस करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। ओके, at what temperature VRMS of argon gas is equal to VRMS of helium gas. What temperature VRMS of argon gas is equal to VRMS of helium gas at minus 20 degree Celsius. At minus 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसमें ना वो ये क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, आर्गन का लिख लो मॉलिक्यूलर मास 39.9 U, स्मॉल यू लिखना होता है, पता है वो क्या होता है? 39.9 U लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, वो उसका यूनिट होता है, वो हम 12th में पढ़े थे, कहाँ से आता है वो 39.9 U। हीलियम का लिखो, हीलियम का पता हो क्या हीलियम का 4 U, हीलियम का क्या होता है 4 U, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। मुझे पहले ये बताओ, ये इसमें फॉर्मूलाज लिखे हैं, ठीक है, ये इसमें फॉर्मूलाज लिखे हैं, कौन सा फॉर्मूला है? टेम्परेचर दे रखा है ना, इसका पूछा है 3RT और दो लोग हैं मॉलिक्यूलर मास कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आर्गन के लिए लिखोगे, हीलियम के लिए लिखोगे, बाद क्या करोगे इक्वेट करना है, उनका इक्वल करो, इक्वेट करो, निकाल दो टेम्परेचर। और पहले प्रॉपर्ली इक्वेशन लिखो, इक्वेशन को सॉल्व करो, लास्ट में वैल्यूज डालनी है, पहले इक्वेशन लिखो प्रॉपर्ली।
क्या आंसर? चलो क्या है? दोनों की आरएमएस वेलोसिटी तो इक्वेट करनी है, तो वी आरएमएस ऑफ आर्गन इज इक्वल टू वी आरएमएस ऑफ हीलियम। तो आर्गन का जो आरएमएस है कितना होगा? आर्गन का आरएमएस अंडर रूट 3r T1 M1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अंडर रूट 3r T2 M2, 3r तो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट भी हटा सकते हो, तो T1 by M1 इक्वल टू T2 by M2, ठीक है ना। पहले का टेम्परेचर हमें निकालना है, पहले वाले का मास दे रखा है कितना है? 39.9। दूसरा टेम्परेचर कितना है? -20, -20 डालोगे, ऐसा ही होना चाहिए केल्विन में, तो कितना डालेंगे? +270 डिग्री करना है, कितना हो जाएगा? 253 अपॉन 4 है ना उसका। तो इधर से T1 मिल जाएगा, कितना आ रहा है? ठीक है 2523 चलेगा, ठीक है 2523 केल्विन, ठीक है। कितना टेम्परेचर आएगा? डिग्री सेल्सियस में पूछे तो क्या करोगे? -270, ठीक है, जो डिग्री सेल्सियस में आएगा, ठीक है। ऐसे बस इक्वेशन तुम्हें डिसाइड करनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। ये वाला एनसीईआरटी का था, दूसरा भी एनसीईआरटी का ही कर रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन, three vessels of equal capacity, three vessels of equal capacity contain, three vessels of equal capacity contain neon, chlorine, neon, chlorine and uranium hexafluoride, neon, chlorine and uranium hexafluoride at same temperature and pressure, uranium hexafluoride at same temperature and pressure, ठीक है। फुल स्टॉप। दो पार्ट है इसमें, पहले पार्ट में लिखो, do the vessels contain, do the vessels contain equal number of molecules, do the vessels contain equal number of molecules, ठीक, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में लिखो, is VRMS same
is VRMS same in all three cases? Is VRMS same in all three cases? ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, इसमें अगर कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ना आए, ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन आए ना, तो भी हमेशा ट्राई करो कोई इक्वेशन से ही अपना आंसर, तुम्हें क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं है, कोई बेसिस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई इससे प्रॉपर मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन इसमें समझते हैं। क्या है, 3 वेसल है, तीनों की कैपेसिटी सेम है, मतलब वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो आइडेंटिकल है ना, तो सिलेंडर, 3 सिलेंडर है और तीनों सिलेंडर में क्या अलग अलग गैस भरी हुई है, एक में नियॉन है, दूसरे में क्लोरीन है, तीसरे में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड करके गैस है। ठीक है, 3 अलग अलग गैसेज है। प्रेशर और टेम्परेचर भी सबका क्या है, ठीक। तो पहले पार्ट में पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तीनों में सेम होंगे, अलग होंगे, क्या होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या स्टडी करना है, कैपिटल एन, वो स्टडी करना है। तो मुझे कोई इक्वेशन बताओ जो यूज करके जिसको स्टडी कर सके। डेटा है अपने पास ना, क्या क्या डेटा है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, ये सब है डेटा अपने पास। तो उस हिसाब से मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन स्टडी कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन स्टडी करें। हमने जो अभी स्टडी किया ये सब जो इक्वेशन लिखी है, जरूरी नहीं है कि इधर से ही आंसर आए। हमने कल भी इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसमें भी देख सकते हो। कौन सी स्टडी करेंगे, टीवी इक्वल टू एनआरटी, एन उसमें क्या नंबर ऑफ मोल्स है, तो मुझे टोटल नंबर चाहिए, क्या है ये इक्वेशन स्टडी की थी, टीवी इक्वल टू एन के टी, इधर एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो तो पूछा क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये सब का डेटा है अपने पास। तो अब देखो इसमें ना ये तो प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा तुम्हें, तो यस और नो में आंसर नहीं चलेगा, प्रॉपर्ली समझाना ये तुम्हें। ठीक है, तो पहले पार्ट में इसमें लिखो, फर्स्ट पार्ट में कि अप्लाइंग गैस इक्वेशन P इक्वल टू NKT, अप्लाइंग गैस इक्वेशन P इक्वल टू NKT। तो पहले n इक्वल टू लिखो इक्वेशन, n इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, n इक्वल टू क्या होगा, PV बाई KT। अब सब वेसल के लिए देखें, P क्या है, सेम है, VB सेम, TB सेम, K तो कांस्टेंट है, मतलब ओवरऑल क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब क्या बोल सकते हैं, आंसर क्या है, n सब में क्या होंगे, भले मॉलिक्यूल अलग हो पर नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो तुम्हें प्रॉपर्ली लिखना है, क्या लिखोगे, इधर हियर P, B and T are same. Here P, B and T are same. So N is also same. So N is also same in all the 3 vessels. N is also same in all the 3 vessels. ठीक है ना, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले में तो क्या है कि सब में क्या होगा सेम। दूसरे पार्ट में क्या पूछा, VRMS पूछा कि भाई VRMS सेम हो गया है नहीं, तो सेम उसकी इक्वेशन डिसाइड करो कौन सी यूज करें, कौन सी यूज करें। VRMS है मतलब ये तीन ही है, इसमें से ही कोई आएगा, कौन सी यूज करें, ये यूज करें। तो चलो प्रेशर तो सेम है, रोक के बारे में, डेंसिटी के बारे में कुछ पता है, मास अपॉन मास को वॉल्यूम कन्वर्ट कर दो तो ये क्या है। तो
देखो टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन आज तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन, मास की इंफॉर्मेशन है, नियॉन क्लोरीन यूरेनियम है तो तुम बोल सकते हो कौन सा ज्यादा है कम है, तुम बोल सकते हो। तो मास की इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है पर मास दिया अपने पास, तो या तो ये या फिर ये कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, तो इसमें लिखो VRMS इक्वल टू दूसरे पार्ट में लिखना है, VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3RT by m नॉट, VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3RT by m नॉट। अब अपने प्रॉब्लम में क्या है, T से है, m नॉट जो मॉलिक्यूलर मास है उस सबका अलग होगा ना, तो इधर प्रोपोर्शनलिटी में कैसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी में कैसे लिख सकते हैं, R और T चलो सेम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m नॉट, अंडर रूट में है ना, तो इधर लिखना पड़ेगा कि हियर T is same, here T is same, therefore जैसे लिख सकते हो VRMS is inversely proportional to अंडर रूट m नॉट, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी में लिखना है। अब इसका आगे बोलो क्या लिखो, मतलब सबका सेम होगा या अलग होगा, VRMS अलग होगा, क्यों अलग होगा, सबका मास क्या है अलग है, तो स्टेटमेंट लिखना है तुम्हें कि हियर मॉलिक्यूलर मास m नॉट, हियर मॉलिक्यूलर मास m नॉट of each gas is different, of each gas is different, so VRMS will not be same, so VRMS will not be same, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर भी सेट कर सकते हो, किसका ज्यादा होगा कम होगा ना वो भी सेट कर सकते हो। मुझे मार्क्स बताओ किसका मार्क्स सबसे कम होगा, नियॉन का सबसे कम होता है, उसके बाद किसका, क्लोरीन, यूरेनियम के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन ना हो पर इतना तो पता होगा कि यूरेनियम बहुत हेवी मेटल, तो मास में बहुत पीछे आता है, तो ऑब्वियसली उसका मॉलिक्यूलर मास क्या बहुत ज्यादा होगा, तो सबसे कम मास किसका होगा, नियॉन का। जिसका मास कम हो उसका VRMS ज्यादा होगा या कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम हो तो VRMS क्या होगा, ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा VRMS किसका है, नियॉन का, क्योंकि उसका एम क्या है सबसे कम है, तो ऐसे ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो क्या होगा कि m naught of neon, m naught of neon is the least, m naught of neon is least, so its VRMS will be maximum, so its VRMS will be मैक्सिमम। तो क्या होगा कि अगर मास का ऑर्डर सेट करे वो ग्रेटर वाला m नॉट ऑफ व्हाट, नियॉन, वो सबसे कम है, बाद में क्लोरीन अपना, और उसके बाद यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड मतलब UR86, तो इसमें ये क्या कहते हैं VRMS का ऑर्डर, VRMS का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, नियॉन का, इसके बाद किसका होगा, क्लोरीन, और सबसे कम किसका मिलेगा हमें, यूरेनियम, ठीक है ना, इसका ठीक है, लिखिए ऑर्डर। कॉपी मत करो, खुद लिखो।
ठीक है, ये एनसीईआरटी की करिए। अब दूसरे कॉम्पिटिटिव लेवल पे थोड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, तो भी देखते हैं, बाद में मॉड्यूल में चेक करवा रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, RMS speed of a gas, RMS speed of a gas at 27 degrees Celsius and 1 atm pressure, RMS speed of a gas at 27 degrees Celsius and 1 atm pressure is 100 meters per second. Is 100 meters per second. 100 meters per second. Full stop. Find RMS speed. Find RMS speed of the same gas. Find RMS speed of the same gas at 127 degrees Celsius. At 127 degrees Celsius and 2 atm pressure. And 2 atm pressure. And 2 atm pressure. ठीक है, ये खुद सॉल्व करना है प्रॉब्लम। देखो एक का दिया है, दूसरे का निकालना है, तो ऐसे कौन कैसे सॉल्व होंगे, पक्का रेशियो से सॉल्व होंगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है, इधर देखो प्रेशर टेम्परेचर दोनों दिए, तो तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि प्रेशर वाला कौन सा यूज करे, टेम्परेचर वाला कौन सा है, ठीक है, खुद जजमेंट, ठीक है ना। ट्राई करो प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव लेवल पे ऐसे आएंगे क्वेश्चन, ठीक। वो कौन सा यूज करोगे, डिसाइड किया? कौन सा होगा? प्रेशर वाला क्यों यूज नहीं कर सकते? वॉल्यूम वाला क्या, डेंसिटी, डेंसिटी इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है ना, तो ये टेम्परेचर वाला यूज कर सकते हो। और दूसरा मैंने इधर डबल इसलिए करवाया, प्रायोरिटी इसको देनी है कि प्रेशर टेम्परेचर दिया, मतलब ये वाला यूज करो, जैसे ये आएगा।
ये मॉड्यूल में PY क्यों नहीं है क्या? नहीं दिए ये नीट वाला है, JEE का मॉड्यूल है। चलो ध्यान दो, इसमें ये सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। यहाँ पे आरएमएस स्पीड जो है क्या होगी, √3RT बाय F0। अपने प्रॉब्लम में T के सेम है, अलग है, T अलग है, R तो चलो सेम है, M दिया नहीं है पर क्या दिया है, सेम क्या है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी पहले बताओ, आरएमएस किसके प्रोपोर्शनल है, √3। बाद में रेशियो लिख सकते हो, फिर से रेशियो क्या लिख सकते हो, V1/V2 इक्वल टू √3/1/। तो पहले में स्पीड दे रखी 100, दूसरे में मुझे निकालनी है टेम्परेचर कितना है, पहले 27। हाँ तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, 300 बाद में कितना 400, तो ये V2 इससे निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 200/2 V2 आ जाएगा, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड। दिस विल बी डन 200/2। Next question. देखो, gas at pressure P0, gas at pressure P0 is contained in a vessel. Gas at pressure P0 is contained in a vessel. Is full stop. Contained in a vessel. If mass of all the molecules are half, if mass of all the molecules are half and their speed are double, then find the resulting pressure. Then find the resulting pressure. ठीक, ट्राई करो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लेने की करें।
मैं तो वो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला कौन सा इसमें मॉलिक्यूल मास किया है ना, तो हम फर्स्ट से सेकंड चल गया। पर देखो अगर सेकंड यूज कर रहे हो तो डेंसिटी को लिखना पड़ेगा मास अपॉन वॉल्यूम। पहला अगर यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट ही स्टडी कर सकते हो। इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर पहला स्टडी करें तो P इक्वल टू m VRMS स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पे इधर देखो n जो है इधर की प्रोपोर्शनलिटी देखनी है। मास पे तो डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि मास पहले में आधा किया है। ये n चेंज होगा कि नहीं? n क्या होता है? टोटल नंबर अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल नंबर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो n पे डिपेंड नहीं करेगा। t तो कांस्टेंट है, v चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है, तो v स्क्वायर है ना, इस पे डिपेंड कर रहा है। इससे रेशियो लिखो P1 by P2 इक्वल टू m1 by m2 into v1 स्क्वायर by v2 स्क्वायर। पहले में प्रेशर दे रखा है, दूसरे में निकालना है। पहले का मास अगर m ले तो दूसरे क्या कर दिया, हाफ कर दिया। पहले में अगर स्पीड v ले तो दूसरा कितनी डबल कर देना है ना, तो क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर। चलो इसका कॉम्बिनेशन कैंसिल हो जाएगा। कितना है 2p नॉट विल बी द फाइनल प्रेशर। ओके, ठीक है। ये आरएमएस पे ऐसे अलग अलग टाइप के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें मॉड्यूल निकालो, उसमें कुछ प्रॉब्लम टिक करवा रहा हूँ, वो अभी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये मॉड्यूल में देखो काफी सारे ना पार्ट्स हैं, तो इसमें पेज नंबर कौन सा पहुंचना है तो वो सीखा था, ठीक है। पीछे से देखोगे, पीछे से तो पेज नंबर आएंगे, पीछे से ना पेज नंबर 1 का, पीछे से ये पेज नंबर 1 का।
क्या लिखा है ऊपर? उसके बाद और पीछे पेज घुमाओगे तो वापिस है ना उसमें अब पेज नंबर 31 पे आओ। पेज नंबर 31 पेज नंबर 31 पे आओ। ये लेवल 2 लिखा होगा, लेवल 2 ये ग्राफ भी होंगे पेज नंबर 31 पे। अब उसमें मेरा एमसीक्यू है, उसमें टिक करवा रहा हूँ वो प्रॉब्लम, मतलब कल का लेक्चर जो था और आज का जो लेक्चर उसके बीच मतलब गैस इक्वेशन और ये वाला, ठीक है, इसके बीच में प्रॉब्लम है। अभी से बोर्ड लेवल पे करवा रहा हूँ तो वो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे एमसीक्यू वो सब में आ, ठीक है, तो कर लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बाद में ये थर्ड भी टिक कर दो। उसके बाद बाद में 8 11 19 22 31 39 44 45 54 ठीक है। इतने ये क्वेश्चन है। एक दो प्रॉब्लम साथ में करते हैं, ठीक है, बाकी अपने आप ट्राई करें। जैसे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस बाद में दिया है, वो डेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। पहले तो इक्वेशन हमेशा बताया था, भले कैलकुलेशन का थियरिटिकल इक्वेशन डिसाइड करो, तो बाजू में लिख सकते हो क्या होगी, वो इक्वेशन कौन सी यूज करो। ये हम का अपने कल वाला प्रॉब्लम है, P equal to nRT है, PV equal to NKT है, PM equal to ρRT है, कौन सा यूज करें? क्वेश्चन में जो दिया है उत्तर कौन सा यूज करें? डेंसिटी वाला है ना, तो PM equal to ρRT, वो लिख लो उधर इक्वेशन, PM equal to ρRT। तो अब देखो एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के इफेक्ट है, तो अब बोलो प्रोपोर्शनैलिटी बोलो, P is proportional to PM equal to ρRT, M कांस्टेंट है गैस के लिए, R भी कांस्टेंट होता है, T भी दिया हुआ है कांस्टेंट, तो P is proportional to what? रो। तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? A आएगा, डायरेक्टली proportional to its density। पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसे चेक करना है। बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ जो क्वेश्चन देखो ग्राफ दिया है, किसका ग्राफ दिया है? V और T का, देखो स्ट्रेट लाइन दिया, ऐसा कलम में पढ़ा है, नोट भेजी लिखी, कौन सा लॉ है? V और T स्ट्रेट लाइन है, बोलो
बॉयल्स लॉ कौन सा था? बॉयल्स लॉ जो है वो क्या था? P इक्वल टू कांस्टेंट। सबसे पहला स्टडी किया बॉयल्स लॉ, उसका क्या स्टडी किया था? चार्ल्स लॉ, और कौन सा रहा? गेल-लुसेक। तो चार्ल्स लॉ और गेल-लुसेक दोनों में स्ट्रेट लाइन आ रही, ठीक है। चलो भूल जाओगे कौन सा लॉ, पर फिर भी जो ग्राफ दिया था उससे स्टडी कर सकते हो। बी और टी का स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी क्या लिखते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इधर ही लिख लो कि बी क्या है? प्रोपोर्शनल टू टी। अब अपने पास इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, ठीक है। PV इक्वल टू nRT, तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो बाजू में लिखो PV इक्वल टू nRT है, तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? nRT बाई P। अब V लिखा सबने, V इक्वल टू nRT बाई P। अब B और T को प्रोपोर्शनल, तो nR बाई P जो बचा है वो क्या देता है? कांस्टेंट। पर क्या देता है? स्लोप। क्या देता है? स्लोप, ठीक है। तो इधर उधर लिख लो कि स्लोप इक्वल टू nR बाई P। स्लोप इक्वल टू nR बाई P। अब इसमें दो ग्राफ दिए हैं, दो लाइन है, सॉरी, बताओ कौन सी 2 और 1 है, कौन सी लाइन का स्लोप ज्यादा है? P2 वाले का। तो P2 कम होना चाहिए ज्यादा? अब वो तो स्लोप क्या है? nR बाई P, मतलब इक्वल टू P है, तो जिसका प्रेशर कम होगा उसका स्लोप क्या होगा? ज्यादा। तो क्या आएगा रिलेशन? P1 ज्यादा होगा, P2 क्या होगा? कम। देख लो कौन सा ऑप्शन। हाँ सी, ठीक है। P1 इज ग्रेटर देन P2। ऐसे स्टडी करना है, और ऐसे डेफिनेटली हमारे स्कूल के एग्जाम में भी आ सकते हैं। अगर पूरा एनसीईआरटी के बाहर का पूछते हैं तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन ऐसे कंटिन्यू करो, स्टडी करो, ठीक है। ट्राई करो। 315 क्या है? 315 इधर तो 330 लिखा है, 15 मिनट लगती है। अच्छा देखो, कल तो क्लास होगा नहीं, ठीक है ना। थर्सडे ध्यान दो, थर्सडे से है ना सुबह मैं वेव्स और वो ऑसिलेशन उसकी क्लास लूंगा। तो जिनके एग्जाम ये जनवरी एंड फरवरी में आ रहे ना, उनको कंपल्सरी अटेंड करना, कंपल्सरी। बाद में मैं करवाऊंगा, पर उसका कम्पिटिटिव लेवल पे भी होगा। जांच एग्जाम तो जिनका आ रहे हैं ना, उनको कंपल्सरी अटेंड करना है, ठीक है। मैसेज आ जाएगा।